हरेंद्र गुड इवनिंग। बाकी लोग अभी नहीं दिख रहे। अजय, निश्चय, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। नैतिक गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ। आप लोग का क्या हाल चाल है? गुजरात और महाराष्ट्र से तो कोई बच्चा नहीं है, वो तो आंधी पानी झेल रहा होगा। गुजरात और महाराष्ट्र साइड तो मौसम गड़बड़ है ना? तो कोई गुजरात या महाराष्ट्र से है क्या बच्चा? वही बताएगा क्या हाल चाल है। नहीं नहीं, स्टूडियो न्यू नहीं है, स्टूडियो वही है। ठीक है। क्यों, तुम लोग को ऐसा क्यों लग रहा है नया स्टूडियो है? ऐसा क्यों लग रहा है? चलो, तो कल कुछ होमवर्क दिया था, ट्राई मारा? ठीक है। ट्राई मारा क्या आप लोगों ने होमवर्क? होमवर्क पे चर्चा करो। होमवर्क ट्राई किया? ये सब तो कर लिया था कल हम लोगों ने, है ना? कल होमवर्क ट्राई किया था? कहाँ तक दिया था? कुछ दिया था मैंने होमवर्क तुम लोगों को। आई थिंक यहां से था। आईआईटी के क्वेश्चन थे, वही होमवर्क थे। ठीक है। डायगोनल वाले का फॉर्मूला बन गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो उस फॉर्मूले को जो है जनरलाइज याद रखना, कहीं खट से कर लोगे। ठीक है, बाकी बच्चों को भी बता दूंगा मैं वो फॉर्मूला। कितने बच्चों ने वो फॉर्मूला इजाद कर लिया है? होमवर्क बताकर ही देते हैं, कल नहीं बता पाए होंगे। स्लाइड तो चेक करते होगे ना नोट्स बनाते टाइम? नोट्स बनाते टाइम स्लाइड तो देखते होगे या रिवीजन के टाइम, है ना? तो मुझे लगता है आप लोगों को मिल जाता होगा। खैर कोई बात नहीं, वो सारे होमवर्क यहाँ डिस्कस भी होते हैं, तो अगर किसी बच्चे ने नहीं भी किए हैं तो अभी मेरे साथ करेगा। ठीक है। ओके। हाँ, जैसा कैपेसिटर में है वैसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, नोट्स क्लास के साथ बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन इतनी जल्दी लिख पाते हो? नोट्स का मतलब एक चीज ध्यान रखो, नोट्स का मतलब ये है कि साथ में उस नोट्स में जो साथ में जो इलिस्ट्रेशन चलते हैं ना, वो भी तुम्हारे होने चाहिए। नहीं तो फिजिक्स में बिना क्वेश्चंस के, बिना इलिस्ट्रेशन के नोट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मानते हो कि नहीं? केवल फॉर्मूला फॉर्मूला रह जाएगा तो उससे आपको मजा नहीं आएगा। जो नोट्स जो आप बनाते हो उसमें जो मैं क्लास में इलिस्ट्रेशंस लेता हूँ, वो भी साथ में होना चाहिए। कि कभी मान लो 4 महीने बाद किसी टॉपिक को तुम रिवाइज करना चाह रहे हो, तो थ्योरी तो पढ़ा और साथ में नीचे जो इलिस्ट्रेशन से फिर से कर लिया, तो उससे आप फिर से जो है आपका पूरा का पूरा फिर से उसी तरीके से जो है सही हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो बहुत बढ़िया, सब लिख लेते हो तो बहुत बढ़िया। चलो अब आके देखते हैं। तो ये सभी बच्चों ने किया था, 2005 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। ये स्क्रीनिंग में आया था क्वेश्चन, हमारे टाइम का ही क्वेश्चन है, सबसे हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्रीनिंग में था। मेंस और स्क्रीनिंग दो होते थे ना उस टाइम। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो इस 2 ओम में हमें रेजिस्टेंस करंट बताना है। ठीक है, 2 ओम में हमें करंट बताना है। पता नहीं कुछ ज्यादा ही इजी था।
लेकिन फिर भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। आप लोग शायद गेस कर पाए कि 2 ओम में क्या रेजिस्टेंस होगा। यहां कोई नोडल वोडल की जरूरत नहीं है, यहां कोई भी नोडल वोडल की जरूरत नहीं है। क्या टेक कैपेसिटेंस दिस सीट फ्रॉम एक्सरसाइज 1 डिस्कशन। एक्सरसाइज 1 ही नहीं बन पा रहे हैं कैपेसिटर के। चलो ठीक है, देख लेंगे, पहले ये निपटाएं। देखिए, अगर आपके सीट के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, इसका ये मतलब आपको चीजें आती नहीं है। ठीक है, हर टाइप के लेवल के क्वेश्चंस है, उसमें से ऐसा नहीं है कि आपको जितना कराया गया है सीट में जब आप जाओगे तो कुछ क्वेश्चन जरूर निपटाओगे अपने से। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर निपटाएंगे। और मैं आपको सलाह ये दूंगा कि पैरेलली, है ना, जो चैप्टर चल रहा है उसके साथ ही सीट भी निपटाओ, नहीं बीच में छूट जाएगा तो छूटा ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर आप आते हो, मान लो -20 से यहां से कोई करंट फ्लो किया I1, तो सभी बच्चों को पता है कि जो भी बैटरी करंट देता है उसको फिर से वही लेना पड़ता है। तो दिस इज जस्ट लाइक ए ओपन सर्किट, मानते हो कि नहीं। तो यहां से I1 सीधे इधर घूम जाएगा, और ये I2 है अगर इधर, तो ये I2 इधर आएगा और ये I2 इधर घूम जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये मान रहे हो? बोलो भाई। बिल्कुल जीरो होगा। क्यों? आप बोलो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लो I1 से कुछ पार्ट इधर गया, कुछ इधर, तो अगर आप I1 की यहां ब्रांचिंग कर दोगे, मान लो ये I1 है, यहां से कुछ I1 डैश चला गया, इधर आएगा I1 माइनस I1 डैश, तो क्या ये I1 माइनस I1 डैश फिर से लौट कर आएगा जो बैटरी को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि यहां ओपन सर्किट है। तो शायद सभी बच्चे समझ गए कि यहां पर 2 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बैटरी को जो करंट चाहिए वो उसे मिलना होता है। तो ये सिंपल ओरल सवाल था एक तरीके से। तो यहां पे आई जो है 0 होगा, आई यहां पर 0 होगा। आप ये चीज यहां से भी देख सकते हो कि जरा यहां पोटेंशियल निकालें, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी का जरा पोटेंशियल निकालें, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, I2 की वैल्यू देखो क्या होगी। I2 हो जाएगा अपने पास 10/5, दैट इज 2 एम्पेयर। उसी तरीके से I1 क्या हो जाएगा? तो I1 हो जाएगा 20/10, दैट इज 2 एम्पेयर। मानते हो? तो यहां पर I1 और I2 आ गया, तो यहां से यहां का जो ड्रॉप होगा ऑब्वियसली वो 10 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहां ये कारण नहीं है कि इन दोनों, कहीं मल्टी करेक्ट में आपसे ये पूछ ले कि VA इक्वल टू VB, तो बच्चा देखेगा कि सर यहां पे तो करंट 0 फ्लो हो रहा है, तो यहां पे अपना VA और VB का डिफरेंस क्या होगा? तो VA पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पे और एक बात सिखा रहा है ये क्वेश्चन कि AB में रेजिस्टेंस जो AB के क्रॉस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। आप खुद देखो, ये डायरेक्ट यहां पे, ये यहां से डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ये 20 वोल्ट है, आप इसको नोड ले लोगे तो यहां पे एक तरीके से क्या आ जाएगा, ये बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो यहां -20 वोल्ट है एक तरीके से, और यहां पर एक तरीके से -10 वोल्ट है। तो डिफरेंस कितने का हुआ? VA माइनस VB 10 वोल्ट का। तो VA माइनस VB यहां पर है, VA माइनस VB यहां पे 10 वोल्ट है, लेकिन फिर भी यहां से करंट नहीं फ्लो कर रहा है। उसका रीजन ये नहीं है कि पोटेंशियल सेम है। ठीक है, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज लूप की जरूरत है। अभी अपना नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे आगे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी आप समझ पाओगे कि वहां पे किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन उसको अगर कोई क्लोज पाथ नहीं मिल रहा होगा, कोई क्लोज पाथ नहीं मिल रहा हो सॉरी, ये जैसे वायर है, ठीक है, यहां पे आपने -10 मान लो 10 वोल्ट है और यहां पे 20 वोल्ट है। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई बैटरी लगाई, जैसे बैटरी ले लो, ये बैटरी का नोड पोटेंशियल है और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो अभी यहाँ पे कोई ये है, ऐसे ले लो,
क्वेश्चन से क्या सीख रहे हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि आगे मैटर करता है। तो ये, और यहाँ पे पोटेंशियल तो है ही, यहाँ पे मान लो ये 0 वोल्ट है तो ये +20 है, बट करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई क्लोज लूप नहीं है। अगर आप इसमें एक 0 रेजिस्टेंस वायर रख दो तो ये ऐसे सर्किट में ऐसे घूमने लगेगा करंट। कोई रजिस्टिव ले लो तो वहां पे भी करंट फ्लो करेगा। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे क्लोज लूप नहीं मिल रहा है। दैट इज द रीजन कि हमारे पास क्या है, करंट जो है 0 है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का ऑप्शन आता तो उसे 0 करके मत आइएगा। बच्चों के दिमाग में अचानक आता है कि जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल 0 होगा। तो फिजिक्स एक सिचुएशनल सब्जेक्ट है, किसी को हार्ड एंड फास्ट नहीं मान सकते, सारे रूल्स को आपको देखना होगा। तो यहां पर 0 है ड्यू टू ओपन सर्किट, ड्यू टू ओपन सर्किट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन था 1998 में आया हुआ है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू the 3 ohm resistor is 0.5, 3 ohm resistor is 0.25, मल्टी करेक्ट लग रहा है देख कर ही। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये सर्किट है पूरा 9, एक ही बैटरी है। अब यहां पे कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें जो है अर्थिंग करने से ओपन मान सकते हैं। देखिए अर्थिंग को आप ओपन, मतलब देखिए ऐसा है, मान लीजिए सर्किट कुछ आपको ऐसा मिले, ये R1 है, ये R है, ये E है, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ 2E है, और यहाँ पे कुछ R2R है, ऐसे कर दिया। यहां भी अर्थ कर दिया, यहां भी, तो ये फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दो सेम पोटेंशियल है ना, दोनों अर्थ है, दोनों नोड अर्थ है, तब ये क्लोज लूप बनेगा। आप यहाँ पे करंट बता सकते हो, ये 0 वोल्ट होगा और ये भी 0 वोल्ट होगा, तब आप कर सकते हो। अगर ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, अर्थिंग है, तो आप इसको एक वायर से कनेक्ट करके क्लोज लूप बना के कर सकते हो, और वहां से करंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस वाले 9 वोल्ट के लिए अब यहां पे कोई बच्चा बोलेगा कि सर नोडल एनालिसिस लगाएं, तो नोडल से वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं भी कुछ मानेगा तो हर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, तो एक्स वाई जेड सब मानना पड़ेगा। तो हमेशा मैंने आपको यही सिखाया है कि अप्रोच में केवीएल, केसीएल, आर इक्विवेलेंट सबका दिमाग में रखिए आइडिया। जैसे यहां सबसे इजी है कि आपसे पूछा है 3 ओम में, एक इसमें पूछा है, और आपसे पूछा है एक 4 ओम में, एक इसमें पूछा है, इन दोनों में हमें करंट बता दो। तो सबसे बढ़िया बात है कि इसमें पहले टोटल निकालें, क्योंकि सर्किट रिड्यूस होता हुआ दिखता है। कैसे रिड्यूस हो रहा है भाई, देखो ये वाली चीज जो है आपकी सीरीज में है, तो 4 और 4 ये 8 ओम सीरीज में है, दिख रहा है। अब ये 8 ओम इस 8 ओम के साथ पैरेलल है, दिख रहा है ना सभी को। तो इसको अगर आप सक्सेसिव रिडक्शन करोगे तो 8 ओम ये हुआ, और 8 ओम के साथ ये 8 ओम पैरेलल में, कितना हो जाएगा 4 ओम। तो 8 ओम और ये 8 ओम कितना हो जाएगा अपने पास 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये फिर से 4 ओम, तो फिर से ये वाली चीज भी फिर से क्या आने वाली है, यहां पे आ जाओगे तो यहां पे फिर से 8 ओम आएगा। अब वो 8 ओम इस 8 ओम के साथ पैरेलल में, तो आपके पास मिलेगा R और R पैरेलल में R/2, मतलब 4 मिलेगा। तो 4 फाइनली यहां पर जो आएगा वो आएगा 4, है ना। यहां पर जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 4। ये समझ पाए सब लोग? तो 4 और 3 7 और 2 9, तो I टोटल, क्या सभी बच्चे ये समझ पा रहे हैं? मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो अपॉन में R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कहां के अबाउट AB। तो क्या आप R इक्विवेलेंट अबाउट AB डायरेक्ट निकाल सकते हो? ये I नेट है जो बैटरी ने दिया होगा, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। यहां पे कितना हो जाएगा 9/9, दैट इज 1 एम्पेयर। ये तो सबको समझ में आया? फिर से बताऊं, सब लोग समझ रहे होंगे कि ये 8 ओम है। देखिए, तो इसको हटाओगे तो यहां पर ऐसा आएगा 8 ओम, इसको हटाकर आप 8 ओम लिख सकते हैं इसे। जिनको नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। और फिर ये 2 ओम, ठीक है, ये अपना 8 ओम और ये अपना 2 ओम, और फिर से ये 3 ओम, और फिर से ये 2 ओम, और ये 9 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो इस 8 ओम और 8 ओम को इसको पैरेलल में लोगे तो इनको सॉल्व कर सकते हो फिर से, ये वाले
तो ये क्या हो जाएगा 4 ओम। तो जब इससे सॉल्व करोगे तो हमारा सर्किट फिर रिड्यूस हो जाएगा 4 ओम, तो ये 3 ओम, 8 ओम, 2 ओम। ठीक है, और ये फिर से अपने पास 2 ओम, और इसे 8 और 8 पैरेलल में 4 ओम, फिर से ये 2 ओम। समझ गए होंगे सब लोग अब तो, बोलिए। तो अब क्या दिख रहा है आपको, फिर से ये चीज देखो फिर से क्या आ रही है, फिर से रिपीट हो रहा है ना सीक्वेंस, फिर से ये चीज रिपीट हो रही है, ये फिर से आपको क्या मिलेगा सीरीज। ठीक है, तो 4 2 6 और 2 8, तो 8 और 8 फिर पैरेलल, तो यहां से फिर अपने पास फिर से अगर इसे रिड्यूस करते हो तो ये 8 और 8 पैरेलल में हो जाएगा, तो 3 ओम, 8 ओम, और ये जो सीरीज में आ रहा था इसका रिजल्ट अपने पास फिर से कितना आएगा 8 ओम। तो 8 ओम और ये फिर से 8 ओम। ठीक है, और यहां पर 2 ओम। तो फाइनली अब आप देख सकते हो कि यहां पे क्या मिलने वाला है, ये 8 ओम और 8 ओम अब तो कर ही लोगे, अब समझ ही गए होगे इनफैक्ट। 8 ओम फिर से जो है 4 ओम, 8 और 8 पैरेलल में R/2। ठीक है, तो 8 और ये 4 और 3 7 और 9, तो टोटल 9 ओम। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि 8 और 8 पैरेलल में, अरे मेरे तारे जमीन पे देखो, R इक्विवेलेंट है 1/8 प्लस 1/8। सॉल्व कर लो ना यार, तो 1/R इक्विवेलेंट होगा 2/8, दैट इज 1/4। तो R इक्विवेलेंट 4 नहीं आएगा जब 8 और 8 पैरेलल में होंगे। इनफैक्ट R और R, ये तो आप जनरल भी जानते हो कि R R R अगर सीरीज में होंगे तो NR हो जाएगा, R R R पैरेलल में होंगे तो कितना हो जाएगा R/N हो जाएगा। ये तो बहुत जनरल रिजल्ट है, आप करके देख लो। ठीक है, तो चलिए अब 3 ओम में टोटल रेजिस्टेंस कितना पास होगा, तो 1 एम्पेयर। तो 3 ओम में अपने पास जो होगा वो रेजिस्टेंस जो होगा वो 3 ओम के लिए, 3 ओम रेजिस्टर में 1 एम्पेयर करंट पास होगा। तो 3 ओम का कोई आंसर सही नहीं दिख रहा है। अब 4 ओम में आ जाते हैं। अब 4 ओम की कहानी ऐसी है, देखिएगा कि यहां से जो करंट आई जाएगा, देखिए यहां से, वो यहां का जो R इक्विवेलेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें और इसमें। तो आप यहां पे बना चुके हो, यहां देखो जरा इस वाले सर्किट को, ये I है। अब ये जब वो I जाएगा 1 एम्पेयर, तो यहां 8 ओम है और ये 8 ओम, इस 8 ओम में जाएगा कितना, हाफ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये तो समझते हो। ठीक है, I जो है अपने पास, ये जो I है 1 एम्पेयर, ये 8 और 8 में ये दोनों पैरेलल हैं और पोटेंशियल डिफरेंस इनके सेम है, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तो समझते हो सब लोग, V सेम है ना, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। V सेम होगा तो पैरेलल में, तो अपने पास V सेम है तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, और इफ R1 इक्वल टू R2 देन I1 इज इक्वल टू I2। तो कभी भी पैरेलल में कोई करंट आ रहा हो और दो इक्वल रेजिस्टेंस हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा I/2, और यहां भी होगा I/2। समझ गए। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा I/2। तो इस 8 ओम में कितना रेजिस्टेंस आया, यहां पे आया अपना कितना, तो ये आपने अभी निकाल दिया, ये होगा हाफ एम्पेयर, और ये हाफ एम्पेयर ऐसे चला जाएगा पूरे में। ठीक है, यही तो आपने इस पूरे इक्विवेलेंट को लिखा था ना, इस पूरे इक्विवेलेंट को लिखा था, इसके जगह पे आपने इक्विवेलेंट लगाया था, इतने को हटाकर आपने एक इक्विवेलेंट लगाया था। तो हाफ एम्पेयर इधर होगा, तो 1 से ये 1 एम्पेयर था, इधर हाफ गया, इधर आएगा हाफ एम्पेयर। अब ये हाफ एम्पेयर फिर ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हाफ एम्पेयर में एक 8 ओम यहां है और इनको हटाओगे तो ये एक 8 ओम यहां पे है। ये चीज आपको यहां दिख रही है, दिख रही होगी। ठीक है, कि आपने यहां पे फाइनली ये 1 एम्पेयर, तो यहां से हाफ एम्पेयर, फिर यहां से हाफ एम्पेयर, तो यहां 1/4 एम्पेयर, और इधर 1/4। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 0.25 बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो 0.25 मल्टी करेक्ट नहीं है, सिंगल ही करेक्ट है, डी ऑप्शन होगा। 4 एम्पेयर में 0.25 होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 2009 का। फाइंड द सर्किट सोन इन द फिगर। ये सब एडवांस के ही हैं, जेई मेंस के नहीं है, पीवाईक्यू से। द करंट आई थ्रू द बैटरी 7.5 मिली एम्पेयर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर आप नोडल से भी कर सकते हो, केवीएल केसीएल से भी कर सकते हो। ठीक है, आप नोडल से भी कर सकते हो और केवीएल केसीएल से भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप नोडल से करना चाहो, करंट हमें निकालना है बैटरी के थ्रू, मतलब हमें टोटल करंट आई चाहिए, तो ये तो आप इक्विवेलेंट से निकाल लो, बेटर रहेगा। क्योंकि दिख रहा है कि ये और ये पैरेलल है, उसके साथ ये सीरीज है, तो 24/R इक्विवेलेंट ये आई आ जाएगा, है ना। तो आप वहां से डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। आप नोडल लगाना चाहो तो नोडल लगा सकते हो। जैसे कोई बच्चा नोडल से करेगा तो उसको मैं 0 वोल्ट यहां पे मानोगे तो ये सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से माइनस से प्लस गए तो ये 24 हो जाएगा। फिर आप यहां 0 है, यहां पे आप रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहे हो तो यहां पे कुछ x मान लो। ठीक है, ये x होगा तो ये भी x ही होगा। तो आप नोडल से कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल सर्किट से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे कि आप इसके लिए करना चाह रहे हो तो नोडल एक्स पे यहां पे आप इसका नेट करंट, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट का सम 0 करो। तो यहां पे जैसे ये नोडल है एक्स, इसको पी बोल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि केसीएल एट पी, पी पे केसीएल लगाएं, देखो क्या आएगा। ये 24 है तो ये भी 24 है, यहां कोई वायर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी 24 ही वोल्ट होगा। तो 20 x माइनस 24, तो x माइनस 24 अपॉन में 2, ये किलो ओम है, ध्यान रखिएगा, ये किलो ओम है, ध्यान रखिएगा सब लोग। मतलब 10 की पावर 3 है, जो ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा तो हो जाएगा मिली। क्लियर है? एक ही सर्किट में दो जगह अर्थिंग की बात नहीं हो रही। आपने एक जगह अर्थिंग माना 0 वोल्ट, लेकिन यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे ये पूरा एक वायर से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहां कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये सब सेम पोटेंशियल के होंगे, इसीलिए सबको 0 माना गया है। कई जगह अर्थिंग नहीं किया गया, अर्थिंग एक ही जगह किया गया है, और वहां से ये देखा गया कि ये एक वायर है, तो ये सब पूरा 0 वोल्ट पे रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, बहुत अच्छी बात। x माइनस 24/2, x माइनस 24/2, यहां देखिए x माइनस 24/2, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 0 प्लस x माइनस 0/6, और फिर ये हो जाएगा इस वाले के लिए x माइनस 0 तो x अपॉन x माइनस 0 x, और 1.5 है तो 1.5 को मैं लिख देता हूं 15/10, है ना, तो उसको इसमें लिख लो 3/2, तो ये हो जाएगा 3 और 2 ऊपर, ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से आप x निकाल लो, यहां से x निकाल लो, फिर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा अपने पास x/2 प्लस x/6 प्लस 2x/3, और इधर -12 आएगा केवल, जो उधर जाके 12 हो जाएगा। यहां से अपने पास आएगा कितना आ जा रहा है देख लीजिए, 6 ही आएगा, तो 6 अपना, तो ये 3x प्लस x प्लस 4x इक्वल टू 12। क्लियर है? तो यहां से 8x इक्वल टू 72, तो x आ जाएगा 9 वोल्ट, x आ जाएगा अपने पास 9 वोल्ट। ये क्लियर है सभी को?
x8 आएगा। x8 आएगा क्या भाई? चेक कर लो सब लोग, ये 72 ही आ रहा है ना, 9 वोल्ट। ठीक है, 9 वोल्ट ही आएगा, तो 9 वोल्ट आ गया x। अब आपको ये x मिल गया 9 वोल्ट। अब आप जो निकालना है सब जगह का करंट निकाल सकते हो, निकाल लो। पहले पूछा है करंट आई थ्रू द बैटरी, तो बैटरी के थ्रू जो करंट होगा, जो करंट बैटरी के थ्रू होगा वही इसमें भी जा रहा होगा, और फिर वो यहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। तो ये आई जो इधर जा रहा है वो इसमें भी जा रहा है, तो ये आई कितना होगा वो आप यहां से निकाल सकते हो, 24 - 9/2। और ये किलो ओम है, तो इंटू 10⁻³ ऊपर जाके तो मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, तो 7.5 मिली एम्पेयर। तो पहला ऑप्शन अपना सही है, 7.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल इज। आरएल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट दे रखा है, ये गलत है। आरएल के क्रॉस अभी आपने निकाल दिया, ये 0 और ये 9, तो 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा आरएल के क्रॉस। रेशियो ऑफ पावर डिसिपिएटेड इन R1 एंड R2। R1 कौन सा है, ये है, और ये है R2, इसमें पावर डिसिपिएटेड, तो इसमें करंट आपने निकाल दिया है। इसमें करंट I1 मान लीजिए या I2 मान लीजिए, I से इधर I2 गया, ये I1 गया, तो I2 निकाल लीजिए। I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा अपने पास 9/6 मिली एम्पेयर, दैट इज 3/2 मिली एम्पेयर। अब पावर डिसिपिएशन का फॉर्मूला लगा दो, पावर डिसिपिएशन का। अरे इसमें यूनिट में क्या कंफ्यूजन है यार, किलोवाट है ना, किलो है, किलो ओम है। किलो ओम का मतलब 10⁻³ ओम, तो जब नीचे है 10⁻³, ठीक है, तो नीचे अगर आई आप लिख रहे हो V/R, और यहां पे लिखोगे V/R इंटू 10⁻³, क्योंकि R किलो ओम में है, तो ये लिखोगे, ये ऊपर चला जाएगा। ये सब इतनी बेसिक बातें यार, क्या मतलब, ये अपने पास आई जो है मिली एम्पेयर में आ जाएगा। ये सब क्या पूछ रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो आप। तो यहां पर अपने पास अब पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला लगाओ, पावर डिसिपेशन I²R1 और ये हो जाएगा I2²R2, तो दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, और देख लो, चेक कर लो। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए और चेक कर लीजिए आंसर मिल रहा है क्या कोई। तो पावर अक्रॉस 2 किलो ओम, इसको पावर अक्रॉस 2 किलो ओम, इसके लिए क्या आएगा I²R। तो I²R, आई अपना कितना है टोटल 7.5 या 15/2 में ही रखिएगा, तो I²R, तो 15/2 का स्क्वायर इंटू R, R मतलब 2। ठीक है, अब यहां पर पावर वॉट में ही आएगा, यहां पावर वॉट में ही आएगा। रीजन बिहाइंड कि यहां पे भी 2 किलो ओम है और रेजिस्टेंस में यहां मिली एम्पेयर है, तो यहां पर मिली एम्पेयर है, तो 10⁻⁻, इसके लिए होगा। मैं पूरा ही कर दे रहा हूं, कुछ लोग यूनिट्स भी नहीं कर पा रहे। I², ठीक है, तो I² पावर डिसिपेशन, रेशियो ही पूछा है तो फैक्टर अपना कैंसिल हो जाएगा, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है उसमें। I²R सीधे लिखिए, आई अपना आ जाएगा कितना 15/2, तो I² होगा इसके लिए 15/2 स्क्वायर, I² इंटू R, R कितना है 2, और P फॉर 6 किलो ओम, उसके लिए हो जाएगा I, अभी आपने निकाला है 3/2 स्क्वायर, I² इंटू R, दैट इज 6। इनका रेशियो ले लो, तो इनका जब रेशियो लोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 15/2 इंटू 2/3 का पूरे का स्क्वायर इंटू 2/6। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 5, तो यहां आ जाएगा 25 इंटू 1/3, तो 25:3 आएगा।
रेशियो ऑफ पावर डिसिपिएटेड इन R1 एंड R2 इज 3, तो ये 3 दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? तो ये पार्ट भी नहीं आ रहा है। इफ R1 एंड R2 आर इंटरचेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपेशन इन RL विल डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 9। अगर आप किसको चेंज कर रहे हो? R1 और R2 को। R1 को नीचे लाओ, R2 को ऊपर ले जाओ। R1 को नीचे लाओ और R2 को ऊपर ले जाओ, तब आपसे पूछ रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपिएटेड इन RL विल डिक्रीज बाई। अभी RL में कितना पावर है वो तो निकाल ही लोगे, और इसको चेंज करने के बाद कितना पावर डिसिपिएशन है वो भी निकालना होगा। तो अब जब ये चेंज करोगे, नोडल तो वही रहेगा, नोडल में भी चेंज होगा ना, फिर नोडल चेंज हो जाएगा, सर्किट नया बनाना पड़ेगा। ये अपने पास 6 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 6 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। ये तो समझ रहे हैं सब लोग? तो इसको नया सर्किट बना के चेक कर लीजिए। थर्ड में मैंने कहा कि पावर निकालना है, तो पावर में हमने करंट निकाल लिया है, थर्ड ऑप्शन को चेक किया ऐसे। इस 2 किलो ओम में आई करंट है, 6 किलो ओम में I2 है, तो अब पावर का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, I²R, उसी से चेक कर लिया भाई। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दीजिए, 6 को इधर लाइए, 2 को नीचे लाइए, तो अपना सर्किट कैसा बन जाएगा? तो इनका कहना था कि अगर हमने सर्किट उल्टा कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो R1 नीचे, R2 ऊपर, तो 6 ऊपर 2 नीचे, तो 6 किलो ओम ये होगा, ये 2 किलो ओम है, और ये अपना 1.5 किलो ओम था लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस लोड रेजिस्टेंस RL में, ठीक है, ये अपना R2 हो गया, अब ये R1 हो गया, ऊपर नीचे हो गए, यही तो बोला है इसने। देखो, R1 नीचे हो जाए, R2 ऊपर हो जाए। तो अब बताना है कि अभी जो पावर डिसिपिएशन था, और अब जब आपने इसको चेंज कर दिया, तब जो पावर डिसिपिएशन होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये आपको निकालना है। कितने का फैक्टर का चेंज होगा ये चेक करना है। तो पहले आपको इनिशियल निकालना पड़ेगा। इनिशियल तो PRL तो लिख ही सकते हो, यहीं से लिख लो। PRL इनिशियल कितना था इस केस में? वो था अपना I आपने निकाला हुआ है, I1 नहीं निकाला, निकाल लीजिए। ये 3/2 है और ये 15/2 है, तो I1 कितना हो जाएगा? 15/2 माइनस 3/2, दैट इज 12/2, दैट इज 6 एम्पेयर। तो यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा था? 6 एम्पेयर। तो I²R मतलब 6 स्क्वायर इंटू ये कितना था? 3/2, 1.5 है ना, मतलब 3/2। ये था अपना इनिशियल पावर। और जब आपने इस सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, तो अब कहानी चेंज हो जाएगी, आपको नया करंट मिलेगा, आपको नया करंट मिलेगा, क्योंकि अब आपने सर्किट का R इक्विवेलेंट चेंज कर दिया, तो करंट आपको फिर से निकालना पड़ेगा। आपने सर्किट का R इक्विवेलेंट चेंज कर दिया, तो आपको करंट फिर से निकालना पड़ेगा। बैटरी नया करंट भेजेगी, ये 24 होगा। तो फिर से नोडल से ही कर लीजिए वैसे ही। तो ये 0 है, 0 ही है, और ये आपने x माना है, तो अब नोडल यहां पे लिख के x निकाल लो, तो करंट भी लिख लोगे। ये 24 था, तो ये हो जाएगा x माइनस 24 अपॉन में 6 प्लस x माइनस 0 अपॉन 2 प्लस x, ये भी x ही है, तो x माइनस 0 अपॉन 3/2 मतलब 2/3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक x सेम रहेगा, नोडल का वोल्टेज सेम रहेगा, चेक करो, वही चीज आ रही ना, इक्वेशन तो वही आ रहा है क्या? नहीं, यहां 6 बदल जाएगा,
एक्स बाई अलग आ जाएगा, एक्स बाई 6 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2x/3, और यहां पे अब 4 हो जाएगा जो 12 आ रहा था, तो यहां से आप फिर से करोगे तो ये तो 6 ही रहेगा, तो x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 4, तो अपने पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 24। देख लो 8 आएगा, तो 8x इज इक्वल टू 24, x आ जाएगा 3 वोल्ट। अब x आएगा अपने पास 3 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा। तो जब ये 3 वोल्ट हो जाएगा तो आप टोटल करंट तो निकाल सकते हो। टोटल करंट इसमें जो I आएगा इस केस में, सेकंड के केस में, ठीक है, इसको I डैश बोल रहा हूं और इसे हम कुछ I1 डैश बोल रहे हैं और ये अपना I2 डैश है, ठीक है, सेकंड के केस में। तो I डैश कितना लिख सकते हो, I डैश अपने पास हो जाएगा 24/6 दैट इज 4 एम्पेयर, ठीक है। और यहां पर I डैश अपने पास आ गया, अब I डैश आ गया और आपको I1 डैश चाहिए तो I1 डैश भी निकाल सकते हो। I1 डैश डायरेक्ट ही निकाल लेते, टोटल तो पूछा नहीं था हमसे, तो ये 3 वोल्ट है, I1 डैश डायरेक्ट निकाल लो, नोडल का यही तो फायदा है। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, ये 3/3/2 दैट इज 2 एम्पेयर। तो अब आप देखिए यहां से पावर डिसिपिएटेड, उसको P डैश बोल रहे हैं अक्रॉस RL, सेकेंड केस में वो क्या होगा, I1 डैश इंटू RL। I1 डैश आपने निकाला है वो है I स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा कितना 6, ठीक है। तो ये अपने पास 6 वोल्ट आएगा, तो ये 6 था, और इसके पहले वाले में कितना आ रहा था, इसके पहले वाले में देख लो एक बार 36, इसको सॉल्व कर लो जरा, 36 और ये 2, तो 18 20 54 वोल्ट। चेक करिए 36 है ना, 36 तो 18 3 जा 54 वोल्ट पहले इसमें पावर डिसिपिएट हो रहा था, अब पावर कितना डिसिपिएट हो रहा है 6 वोल्ट, तो फैक्टर ऑफ 9 है, फैक्टर ऑफ 9 है। बिल्कुल पूछिए भाई, डाउट पूछने में क्यों शर्मा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि P डैश RL इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ PRL डैश। प्रूव हुआ, तो ये करेक्ट जा रहा है। तो दोनों का रेशियो जो है 9 आ जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, I डैश गलत है, I डैश गलत है। क्या है I डैश गलत, ये 24 है और इधर 3 है। अच्छा हाँ, ये मैंने देखा नहीं, 24 कर दिया था डायरेक्ट, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले बता दिया करो महाराज, पूरा करवा के बताते हो। I डैश हो जाएगा अपने पास 6 - 3 ना, ये जो करंट होगा ये हो जाएगा 24 - 3/6, तो ये आएगा 21/6, मतलब 7/2 एम्पेयर, 7/2 एम्पेयर I डैश आएगा। I डैश, तो जब I डैश ये आएगा, I1 डैश तो वही रहेगा, हालांकि आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। क्या I1 डैश तो वही है, हमें I1 डैश से मतलब था, I डैश की जरूरत नहीं थी, आंसर ठीक था। I डैश तो हमने निकाल दिया, चलो ठीक है, बट आपसे हमें I1 डैश से मतलब था, वो तो हम लोगों ने सही निकाला था, वो था 3/3/2 दैट इज 2 एम्पेयर। तो PRL डैश सेकेंड वाले में, इसी को PRL डैश बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो हो जाएगा I1 डैश स्क्वायर इंटू RL। बोलो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू RL दैट इज 3/2, तो ये तो 6 वोल्ट ही आ रहा था, तो ये तो सही है, यहां बस गलत था, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और ये वाला आंसर आपका 54 था, देखिए
ये 54 वोट आया था। देखिए बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, लेकिन अगर उस नेगेटिव टर्मिनल को जब आप जीरो करेंगे, आप चीजों को समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं ना, तो जब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिखेंगे तो आपने मान लीजिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट मान लिया, आपने माना है उसको, तो 0 वोल्ट मानोगे तो उसके रिस्पेक्ट में उसका पॉजिटिव पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे -2 वोल्ट की बैटरी है, आपने नेगेटिव को 0 किया तो पॉजिटिव क्या लिखा जाएगा, 2 वोल्ट। डिफरेंस आपका वही रहेगा, डिफरेंस आपका वही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जो भी बैटरी में लिखा जाता है, आप भूल गए, E माइनस आई आर होता है, दैट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा बैटरी के क्रॉस जो हम पोटेंशियल लिखते हैं वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है। तो यहां पे फाइनल आंसर अपना क्या क्या आ गया, मल्टी करेक्ट था। विल डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 9, ये भी सही है और ए सही है, बाकी बी और सी सही नहीं होंगे। रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R1 R2 हम लोगों ने चेक कर लिया, वो 3 नहीं आ रहे, वो 25/3 आ रहे हैं, वो 25/3 आ रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क shown in the figure choose the correct statement. The current through PQ is 0, ये भी 2012 का क्वेश्चन है, ये मल्टी करेक्ट लग रहा है। द करेंट थ्रू PQ इज 0, हमें चेक करना है कि PQ के क्रॉस करंट क्या होगा, I1 कितना होगा, I1 कौन सा है, ये I1 है, देखो ये I1 निकालना है, दिख रहा होगा सभी बच्चों को। पोटेंशियल S एट S इज लेस देन Q, ये S है, इसका पोटेंशियल Q से कंपेयर करना है, बहुत सारे काम करने हैं। और I2 जो है 2 एम्पेयर है, I2 जो है 2 एम्पेयर, I2 भी निकालना है। तो ढेर सारी बातें इसने पूछी हैं, ठीक है, ढेर सारी बातें पूछी हैं। तो PQ के क्रॉस दिख रहा होगा कि पोटेंशियल अपना बिल्कुल सही, आपने एक बच्चे ने पकड़ लिया है, उसको चमक गया, बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये बैलेंस याद है आपको, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, ठीक है। देखिए सिंगेज की एक्सरसाइज नॉट, मतलब एडवांस के लिए एक आपको बेनिफिट दे सकती है, बट इट इज नॉट एट पार एडवांस। एडवांस के लिए ठीक ठाक है, बट एग्जैक्ट लेवल टच नहीं करता। आप लोग बुक के पीछे ही यार दीवाने हो, पागल हो के बैठे हुए हो। मैंने कई बार बोला है कि ये सब भूल जाओ, पढ़ाई करो यार केवल, है ना। और आपको सीट मिली, अगर आपको करना ही है तो अनसॉल्व क्वेश्चन जो है, अगर आपको एडवांस के लिए एक्चुअल करना है तो आप एडवांस के लिए सीट को करिए, लास्ट वाले क्वेश्चंस करते जाइए, ठीक है। तो या फिर एडवांस के लिए सीधे सीधे PYQs तो मैं क्लास में ही ले रहा हूं, हर टॉपिक का PYQs ले रहा हूं। आप देख रहे हैं, इसके पहले कैपेसिटर, इसके पहले मैक्सिमम पावर के बहुत सारे PYQs किए, हर टॉपिक वाइज PY। तो आपको यहाँ PYQs जो है एक्चुअल, अब आप एक्चुअल IIT एडवांस के क्वेश्चंस PYQs कर रहे हैं, आपको खुद ही धीरे धीरे जज हो जाएगा कि IIT एडवांस का क्या लेवल है, हमें कहां तक जाना चाहिए। केवल अनाप शनाप क्वेश्चन करके अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऐसे देख सकते हो, इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, ऐसे। याद है मैंने तुम लोगों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सटेंडेड कैपेसिटर में बताया था, इसीलिए मैं व्हीट स्टोन ब्रिज दोबारा इसमें नहीं बताया, एग्जैक्ट वही चीज है, एक्सटेंडेड वाला वर्जन है ये। देखो जैसे कैपेसिटर में मैंने बताया था आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सटेंडेड, तो ये वही केस है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए आप IIT एडवांस के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो IIT एडवांस भी आपको कुछ भी अनाप शनाप नहीं पूछता कि आपको ये चीज, एक बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन इनफैक्ट बेसिक से हो जा रहे हैं, विदाउट नोडल हो जा रहे हैं। ये है एक तरीके से, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। ये जो वायर है इसको पकड़ के मैं यहाँ पे एक और ऐसे वायर लगा सकता हूं ना जीरो रेजिस्टेंस का,
इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ वायर लगा के ऐसे हॉरिजेंटल ऐसे बना सकता हूँ, आपको क्लियर कट दिखने लगेगा। तो ये हॉरिजेंटल एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए 2/4 2/4, तो 1:2, तो ये आपका हट जाएगा। ठीक उसी तरीके से 2/4 2/4, तो ये भी आपका यहां से गायब हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो बचेगा वो ये तीनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल। तो अब चेक कर लीजिए, द करंट थ्रू PQ इज 0। बिल्कुल बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में यही होता है कि P और Q के बीच का पोटेंशियल जो है अपना क्या होगा, सेम होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस अपना 0 होगा। तो बस यहां से आप शायद सभी बच्चे कर लिए, पहला ऑप्शन तो तुरंत चेक हो गया। I1 इक्वल टू 3 एम्पेयर। अब ये I1 पूछ रहे हैं, I1 क्या है भाई, तो I1 बैटरी का है। ये भी आप खुशी खुशी निपटा दोगे, क्योंकि R इक्विवेलेंट यहां से निकालना आपके लिए बहुत छोटी बात है। R इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 2 2 सीरीज में 6 और 4 4 4 पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट के लिए आप ये देखोगे कि इधर 6 ओम है और इधर अपने पास 8 ओम है, सॉरी 12 ओम है। यही तो है। अब ये सर्किट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर इज रिमूविंग दिस। तो यहां से आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, R इक्विवेलेंट निकाल लो। तो R इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा 6 × 12 अपॉन 6 + 12, यही होगा। तो 72 अपॉन 18, दैट इज 4 ओम। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 ओम। बिल्कुल, तो 4 ओम आ जाएगा। तो आप चेक कर लो टोटल करंट कितना होगा, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस 12 अपॉन में R इक्विवेलेंट 4, दैट इज 3 एम्पेयर। तो ये भी सही जा रहा है। द पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q। S कौन सा बनाया था इन्होंने, ये S था। तो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग ये 1 ओम है, यहां पर ये S है। और Q कौन सा हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, 1 ओम वाला ये Q हो जाएगा। ये Q पॉइंट है और ये अपना S पॉइंट है। तो इनका कहना है कि बताओ कि पोटेंशियल जो होगा एट S इज लेस देन Q। तो आप सीधे सीधे नोडल से कर सकते हैं, घूम जाइए। देखिए ध्यान से, आपको अब टोटल करंट पता है। ये करंट यहां पर आया I1 नहीं, I लिखा है ना टोटल, तो ये I है। अब आप यहां आ जाओ, ये I इधर आया, तो यहां कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6 और 12 है, 6 और 12 है, बराबर नहीं है। तो एक में I1 जाएगा, एक में I2 जाएगा। तो करंट पैरेलल में जो डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मानते हो। तो यहां पे अगर आप I1 भेज रहे हो, मतलब ये इसमें I1 भेज रहे हो और इसमें I2 भेज रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 × 6 इज इक्वल टू I2 × 12, है ना। क्यों, पोटेंशियल सेम होगा। तो ये पोटेंशियल लिखा है I1 R, दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल, तो ये सेम होंगे। तो I1 इज इक्वल टू 2I2, मानते हो कि नहीं। और टोटल क्या है, I1 + I2 भी आप निकाल चुके हो, वो है 3। तो यहां से I1 I2 निकाल लोगे, तो I1 I2 क्या आ जाएगा, 3I2 इज इक्वल टू 3। तो I2 आ जाएगा 1 एम्पेयर और I1 आ जाएगा 2 एम्पेयर। तो यहां पे करंट जो फ्लो हो रहा होगा, यहां पे फ्लो हो रहा होगा 1 एम्पेयर का और यहां पे फ्लो हो रहा होगा 2 एम्पेयर का। तो क्या आप यहां से यहां डायरेक्ट नोडल लिख सकते हो, एक नोड से दूसरे नोड में आप डायरेक्ट नोडल लिख सकते हो। उल्टा कर दिया गया, I1 अपना 2 एम्पेयर है, अच्छा उल्टा कर दिया है। इसको हमने नीचे वाले को I2 माना था और इसको I1 माना था। I1 हमारे पास कितना आया, 2 एम्पेयर और I1 आया 1 एम्पेयर। तो अब आप, मैं कह रहा हूं यहां से डायरेक्ट नोडल पे आ जाओ, Q से घूमते हुए S तक पहुंचो।
तो यहां पे जब Q से, मैंने कहा था आप लोगों को कि जब एक नोड से दूसरे नोड पे जाते हैं तो जिस नोड से शुरू करते हैं वहां का पोटेंशियल लिखते हैं, और पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हुए जहां खत्म होते हैं वहां पे लिखते हैं। ठीक है, टोटल I1 है सर्किट में, नहीं टोटल I1 नहीं। अच्छा वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया यार, नेमिंग से क्या जाता है, इन्होंने I1 माना है, इसको मैंने I ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने I ले लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने I1 की जगह I ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका नहीं देख रहे हैं, I1 I2 ये मत समझिए, ठीक है, ये अलग है, ये इस क्वेश्चन के लिए था जो भी, ठीक है। I2 2 एम्पेयर, I2 निकाल दिया आप लोगों ने। अच्छा चलो इनके अकॉर्डिंग ही ले लो भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये I1 लिया था इन्होंने, वही कर देता हूं, हालांकि उसमें कुछ रखा नहीं था। I1 आप इसे I1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ले लो, यहां इन्होंने इसको I2 माना है, ऊपर वाले को I2 माना है तो आप I2 रख लो, ठीक है, और इसे आप कुछ I2 डैश रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, I2 रख लो, और इसको नीचे वाले को I2 डैश रख लो। तो ये I1 था, मैं यहां I1 लिख दे रहा हूं, और ये अपने पास हो जाएगा I2 इंटू 6, और ये हो जाएगा I2 डैश इंटू 12। तो I2 इज इक्वल टू 2I2 डैश। अब ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास I2 प्लस I2 डैश इक्वल टू 3। नेमिंग से क्या रखा है, फिर यहां से आप लिख सकते हो I2 को 2I2 डैश, तो ये I2 डैश आपको मिल जाएगा। I2 डैश आएगा 1 एम्पेयर नीचे वाले में, और I1 डैश आ जाएगा 2 एम्पेयर, I1 डैश आ जाएगा 2 एम्पेयर, I1 डैश नहीं सॉरी, यहां तक क्लियर है सबको। अब I2 को 2I2 डैश लिख दो, तो I2 डैश अपना हो जाएगा ये 2I2 डैश प्लस I2 डैश इक्वल टू 3, तो I2 डैश हो जाएगा 1 एम्पेयर। I2 डैश मतलब I2 डैश हमने माना है नीचे वाले में, और इन्होंने ऊपर वाले को I2 दिया है, तो I2 हो जाएगा 2। अब ठीक है भाई, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये भी सही जा रहा है। अब आपको बस ये निकाल लेना है पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात करते हैं, यहां से घूम जाइए, इसको भी चेंज कर दूं, I2 डैश था ये, और ये I2 था, ठीक है। अब ठीक है, अब क्लियर है भाई सभी को। चलिए, तो अब यहां से घूम जाओ, Q से उठो और S तक चलो, Q से उठो और S तक चलो, तो Q पे जा रहे हो, तो यहां पे लिख रहा हूं VQ, लेकिन आप चल रहे हो ऐसे इस तरफ, और आप रेजिस्टेंस के करंट के अपोजिट, तो यहां पे राइज होगा, तो 4 इंटू I2 मतलब 4 इंटू 1, तो प्लस 4। फिर आप ऐसे घूमे, फिर यहां पे आए, ये 2 एम्पेयर है और ये 2, तो यहां ड्रॉप होगा -4, और फिर आप ऐसे चलते गए, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो यही I2 इधर जा रहा है, तो फिर कितना होगा 2 इंटू 2, तो फिर -4 इक्वल टू आप S तक पहुंच गए VS। तो ये तो अपना एक कैंसिल हुआ, तो VQ माइनस VS आ रहा है 4, VQ माइनस VS आ रहा है 4। तो देख लीजिए कौन बड़ा है, पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q, पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q, ये भी सही जा रहा है, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है ना, ये डिफरेंस पॉजिटिव है, तो मतलब VQ माइनस VS पॉजिटिव है, मतलब VQ इज ग्रेटर देन VS, VQ इक्वल टू 4VS आ रहा है ना भाई, तो इसी से समझ में आ रहा है कि VQ इज ग्रेटर देन VS, ये भी चेक हो रहा है, VQ इज ग्रेटर देन VS, तो पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है, मतलब चारों सही है, इसमें चारों सही है भाई, चारों सही है, दिख गया। रेजिस्टेंस इक्वल कहां है भाई, तो वोल्टेज आप कह रहे हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, रेजिस्टेंस कहां इक्वल है, ऊपर सर्किट में 6 है नीचे 12 है, रेजिस्टेंस कहां इक्वल है, ठीक है। तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, तो पूरा आपको
4 नंबर का मल्टी करेक्ट में आपको पार्शियल मार्किंग होती है, मल्टी करेक्ट में पार्शियल मार्किंग होती है। ऑप्शन ए जो है रिपीट कर दूं, ऑप्शन ए में बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है मेरे भाई, R1/R2 2/4 1:2, यहाँ 2/4 1:2, तो ये डायरेक्ट यहां से गायब हुआ 1 ओम। फिर यहाँ 2/4 1:2, 2/4 1:2, ये 1:2, ये 1:2, ये 1:2, तो बीच में ये सारे रेजिस्टेंस गायब होते जाएंगे। ये एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है जो कैपेसिटर में भी बताया था, हॉरिजॉन्टल से। हाँ बाई सिमेट्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाई सिमेट्री भी कर सकते हैं, ये मानते हुए कि जो करंट, अगर कोई करंट इसमें जैसे जा रहा है, बैटरी को अगर उल्टा कर दें तो वही करंट इसमें भी जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये करंट जो है, यही करंट इसमें जाना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, तो आप इसको यहां से गायब कर सकते हैं। सिमेट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्री से केवल एक ऑप्शन आप कर पाओगे, बाकी के लिए आपको कैलकुलेशन नीडेड होगा, बाकी के लिए पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 2014 का है, टू आइडियल बैटरीज ऑफ ईएमएफ V1 एंड V2 and 3 resistance R1, R2, R3 are connected as shown in the figure. The current in the resistance R2 would be 0 if, तो हमें ये बताना है कि करंट इन रेजिस्टेंस R2, इस R2 में करंट 0 होगा अंडर विच कंडीशन, ये हमें बताना है, अंडर विच कंडीशन। तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप कहीं से भी केवीएल लेके कहीं से भी आप जो है कहीं से भी इक्वेशन लिख के आप कर सकते हो और बाद में उसको जीरो कर सकते हो। मैं इसको नोडल से कर दे रहा हूं, ठीक है, आप केवीएल से भी कर सकते हैं, आप केवीएल से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जैसे करना चाहो। ठीक है, तो मैं नोडल से कर दे रहा हूं, नोडल में किसी एक को 0 वोल्ट मान ले रहा हूं, जैसे मान लो इसे मैं इसे 0 ले लूं तो ये -V2 हो जाएगा, और यहां पे x मान लूं तो यहां भी x आएगा, और फिर ये +V1। हाँ ठीक है, तो वही कर रहा हूं, इसको मान लो मैं 0 वोल्ट ले रहा हूं, तो 0 वोल्ट है, प्लस से माइनस, तो यहां पे -V2, ये क्लियर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे x ले रहा हूं, रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, तो x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, या इससे बेटर तरीका था एक, इससे बेटर तरीका भी ये लग रहा है कि इसे 0 मान लें, तो ये 0 होगा, तो यहां से सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा अपने पास +V2। ठीक, हालांकि कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, +V2, और यहां पे x मान लो तो ये भी x होगा। अगर ये x है तो माइनस से प्लस कहीं कुछ भी मान सकते हो, ये हो जाएगा अपना x + V1। देख लीजिए, x है +V1, तो ये भी आ जाएगा x + V1। आप नोडल से भी कर सकते हैं, केवीएल से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आप किसी भी नोड पे क्या करिए, पोटेंशियल इक्वेशन लिख दीजिए, किसी भी नोड के लिए, x नोड के लिए लिखते हैं हम, तो इस नोड पे नेट करंट का इनकमिंग और आउटगोइंग का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो खैर यहां पे पूरा ही लिखना पड़ेगा, ये पूरा, ये जो करंट आ रहा होगा यहां पे वो यहीं से तो आ रहा होगा पूरा। ठीक है, तो यहां के लिए करंट जो आप लिखेंगे वो लिख सकते हैं V2 x - V2। देखिए, यहां के लिए लिखिए, ये जो x है, तो आप इस नोड पे लिखना चाह रहे हैं, तो यहां से एक करंट इधर जा रहा होगा, एक इधर आ रहा होगा। ठीक है, और एक जो इधर से आ रहा होगा, यहां 3 करंट होंगे ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा, इसके लिए यहां पर आ जाइए, इस वाले से लिख लीजिए, तो क्या क्या आएगा देखिए, मैं लिख रहा हूं, यहां तो बैटरी है, यहां कुछ मिलेगा नहीं आपको, है ना। ये जो करंट ऐसे जा रहा होगा वो इधर से जा रहा होगा, तो x + V1 - 0, तो क्या लिख सकते हैं, x + V1 / R1। देखिएगा, और फिर ये x - 0 / R2 इसमें, और एक इधर आ जाइए, इधर उतरिए, तो यहां पे x - V2,
x माइनस वी टू अपॉन में R3 इक्वल टू 0। यहां तक आ जाएंगे, देख लीजिए। केवीएल से भी कर देता हूं, पहले ये देख लीजिए, केवीएल से भी हो जाएगा। यहां से अपने पास टोटल कितना आएगा, x बाई R1 प्लस x बाई R2 प्लस x बाई R3। ठीक है, इसको x वाले टर्म को एक साथ लीजिए, प्लस v1 अपॉन R1 माइनस v2 अपॉन R3 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, ये सभी बच्चों को नोट लिखना आ गया। यहां पे आप नेट करंट लिख रहे हैं, तो यहां का करंट ढूंढने के लिए गए तो यहां पे तो हमें कोई करंट अभी नहीं दिखेगा। जैसे ही इधर आए तो ये इन दोनों का, भाई जो करंट इधर आया होगा वही तो इधर फ्लो किया होगा, तो आपने ये करंट यहां से लिख लिया, x प्लस वी वन माइनस जीरो, एक्स प्लस वी वन माइनस जीरो। ठीक है, यहां पर अगर आप लिखना चाह रहे हो तो ये R2 का तो डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, x माइनस जीरो अपॉन R2, x माइनस जीरो अपॉन R2 ये दिख गया। फिर नीचे उतरो इधर, तो यहां आओगे तो ये x है, ये V2 है, तो जो करंट इधर आ रहा होगा वही इधर जाएगा, तो x माइनस वी टू अपॉन R3। सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मैंने फिर से बता दिया। तो x प्लस वी वन वाला क्लियर हो गया। ये रहा, ये जो करंट है, ये जो करंट ऐसे गया होगा, यही तो करंट ऐसे गया होगा, तो यही लिखा गया है x प्लस वी वन अपॉन 0। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू V2 R3 माइनस V1 R1। इधर ले गए तो x अपने पास आ जाएगा V2 R1 माइनस V1 R3 अपॉन में ये पूरा एलसीएम 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये आ जाएगा। अब इनका कहना है कि ये करंट R2 में 0 हो, द करंट इन रजिस्टर R2 इज 0। तो ये 0 कब होगा बताओ, जब पोटेंशियल 0 हो जाए। भाई जब ये भी x भी 0 के बराबर हो जाए तभी तो बोलोगे। तो जब ये 0 को, इसको 0 कर दोगे तो V1 x को 0 करोगे फॉर करंट इन R2 टू बी 0। तो ये 0 में एब्जॉर्ब करो तो क्या आएगा, V2 R1 इक्वल टू V1 R3। ठीक है, तो V2 R1 इक्वल टू V1 R3। तो अब आप देख लो कि ये कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए, V2 R1 इक्वल टू V1 R3। अब यहां से इन्होंने फंसाया है V1 इक्वल टू V2 एंड R1 R2 इक्वल टू R3। तो आप देखिए कि किस कंडीशन में ये चीज 0 हो रही है। ऑप्शन वाइज चेक करते जाइए, ऑप्शन वाइज यहां पर चेक करते जाइए कि किस में x 0 हो रहा है, जल्दी बताइए। हाँ, केवीएल से आंसर हो सकता है जल्दी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। क्या जल्दी इधर I1 मानेंगे इधर I2 मानेंगे, कर सकते हैं, इधर I1 प्लस I2 आ जाएगा। हाँ, केवीएल से जल्दी आ सकता है, मे बी जल्दी नहीं आएगा भाई, दो इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। इधर आप कुछ I1 मानोगे और इधर कुछ आप I2 मानोगे, दो लूप लगाओगे, केवीएल लिखोगे, I1 I2 में लीनियर इक्वेशन होगी, जल्दी नहीं आएगा, करके देखो। तो बताइए भाई इसकी, अब इसका आंसर बता दीजिए। V1 इक्वल टू अगर V2 हो जाए, V1 और V2 बराबर हो जाए और R1 R2 R3 भी बराबर हो जाए, तो R2 पे तो देखो डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, नो डिपेंडेंसी। ठीक है, R1 इक्वल टू R3 हो जाए, R1 इक्वल टू R3 और V1 इक्वल टू V2, तो ये तो चलेगा। फिर V1 इक्वल टू V2 हो जाए, ठीक है, और R1 इक्वल टू फिर से R3 है, ये कुछ भी हो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये भी चलेगा। उसके बाद V1 इक्वल टू 2V2, V1 इक्वल टू 2V2, तो यहां पे V1 इक्वल टू 2V2 कर दो। और फिर क्या बोल रहा है, R1 इक्वल टू भी फिर क्या होना चाहिए, 2R1 इक्वल टू R3, V1 इक्वल टू 2V2, तो यहां 2V2 हो गया, इधर V2 हो गया। अब इसको कैंसिल करने के लिए R1 इक्वल टू, ये नहीं होगा, 2V1 इक्वल टू V2,
यहाँ पे 2v1 इक्वल टू v2, तो v2 को 2v1 करो तो यहाँ 2v आ गया, 2v1 आ गया, और इधर भी अपने पास v1 है, तो इधर r1 और r3 में इधर r3 इक्वल टू 2r1 हो जाए, r3 इक्वल टू 2r1, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आप इससे देख पा रहे हैं कि जहां जहां पे अपना जो है ये जीरो होगा x, उनके लिए पॉसिबल है। तो इसका आंसर ए बी डी आएगा, ए बी डी इसका आंसर हो जाएगा। 2014 का क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट। ए बी और डी भी होगा भाई, डी भी होगा। आप यहां पे R3 को 2R1 कर दो और V2 को 2V1 कर दो, आपको देखो ये डिनोमिनेटर जो है आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। और R2 पे कोई सोचने का ही नहीं है, R2 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, R2 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ए बी और लास्ट का भी होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। चेक करिए आप लोग, सी नहीं समझ में आ रहा है, सी बहुत आसान है। सी में क्या है, अरे यार इसको देखो ना आप, ये तो पॉजिटिव है, इसको हटाओ, आप डिनोमिनेटर को देखो, नोमिनेटर को, V2R1 माइनस V1R3 इक्वल टू 0 होना चाहिए एक तरीके से। तो V2R1 इक्वल टू V1R3, आप ये नहीं देख पा रहे हो कि इनका मल्टीप्लीकेशन सेम हो जाए। तो यहां V1 इक्वल टू 2V2 है, तो V1 को मैंने 2V2 लिख दिया, और यहां पे R3 जो है 2R1 के बराबर है, तो इसको 2R1 कर दिया, तो ये 4V2R1 हो गया ना। तो ये कहां जीरो होगा, ये कहां जीरो होगा, ये दोनों बराबर नहीं हुए, ऐसे चेक करना है, समझ गए। जैसे लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, V2R1 माइनस V1R3, ये जीरो हो जाए एक तरीके से। तो किसके ये जीरो हो रहा है क्या इस कंडीशन में, 2V1 इक्वल टू V2, तो V2 को आपने लिख दिया 2V1, ठीक है। और इधर R3 इक्वल टू 2R1, इसको R1 रहने दिया, माइनस V1, R3 को भी क्या लिख दिया 2R1, तो 2R1। तो देखो ये दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, ये सही है, यहां से जस्टिफाई हो रहा है। ऐसे सिंपल चेक कर लेना है आपको, क्लियर है। अरे एक क्वेश्चन से आप नहीं बता सकते ना कि इजी है कि हार्ड है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे ना, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन इजी आ गया, पूरा पेपर थोड़े ना आपको पता है। 1996 बाबा आदम के जमाने का क्वेश्चन है, देखिए। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ 400 ओम एज वेल एज विल बी मेजर्ड बाय द voltmeter V of the resistance 400 ohm either by applying Kirchhoff's rule or otherwise। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। आपने एक वोल्ट मीटर लगाया, इतना तो जानते हो, अभी पढ़ोगे कि ये वोल्ट मीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, मतलब वो इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है। लेकिन ये पोटेंशियल मीटर आइडियल नहीं है, ठीक है। ये जो है मतलब जो तुम जिस ईयर में पैदा हुए उसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखना पसंद करोगे। सिलेबस तो वही है मेरे भाई, ठीक है, सिलेबस तो वही है, ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस बदल जाए तो मैं बोलूं हाँ मत देखो, सिलेबस तो वही है। 1980s में भी वही सिलेबस था, हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ 400 ओम, ये 400 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, एज विल बी मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर V ऑफ द रेजिस्टेंस 400। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो वोल्ट मीटर है इसका भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना 400, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस है। ये पहली बात समझने वाली बात है, जो बच्चा इस चीज को समझ गया वो कर सकता है। थोड़ा सा मुझे आप लोग ट्राई देके बताओ, तो इतना समझा दिया है कि वोल्ट मीटर में भी 400 का रेजिस्टेंस है। अब जरा बताओ, तो इस रेजिस्टेंस हमें VA माइनस VB चाहिए, जब इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी 400 है। वन वोल्ट
मतलब आ गए अपनी वही छोटी बात कर दी तुमने। आईआईटी वाले जो है क्या मोबाइल से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं। एक भाई कह रहा है 1996 में मोबाइल तक नहीं था तो ये क्वेश्चन कैसे बनाया। वही ना, जैसे सोचना तुम लोग हमेशा जैसे मोबाइल से डाउट नेट और यहाँ वहां पे गलत सलत सोल्यूशन देख के फिजिक्स सीखते हो, वही सोच कर रहे हो। अरे मेरे भाई आपको पता नहीं है कि जेई जो है, जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की जो जूरी होती है वो साल भर उसका काम ही होता था पेपर बनाना, और वो कुछ नहीं था। ठीक है, हर आईआईटी के सीक्रेट प्रोफेसर्स लोग रहते हैं उस जूरी में, और उनसे क्वेश्चंस एट रैंडम मांगे जाते थे। साल भर उनको बोला जाता था कि भाई आप जो है साल भर में 5 क्वेश्चन दीजिएगा और आप बनाइए। वो ओरिजिनल फ्रेमिंग क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, वो ओरिजिनल फ्रेमिंग क्वेश्चन होते थे या बहुत ऐसी जगह के क्वेश्चंस का कुछ मॉडिफिकेशन होता था जो आपके अप्रोच से बाहर है। ठीक है, और हम भी जब तैयारी करते थे तो हमें नहीं पता था उन बुक्स के बारे में। जब हम अंदर गए और वहां से जब लाइब्रेरी देखा, जो ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की पूरी बिल्डिंग होती है उतनी बड़ी तो आईआईटी की लाइब्रेरी होती है एक, तो सोचो उसमें कितनी किताबें होंगी। तो वहां देख के पता चला कि अच्छा इनका सोर्स जो है बहुत लंबे दूर तक है, तो वहां से कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, है ना, मॉडिफाई करके देते हैं। हालांकि आजकल मैं देख रहा हूं कि 2-3 सालों में ये फॉरेन ओलंपियाड और इधर उधर की जो बहुत सारे रिसर्च पेपर, कुछ तो रिसर्च पेपर के टपे टपाए क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब ये भी टेप रहे हैं, लेकिन कुछ रिसर्च पेपर्स या जो कि आपके अप्रोच और हमारे अप्रोच से बाहर होगा, वहां के कुछ जो है रिसर्च जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं और वो आपके सिलेबस के अंदर है तो वही टेप देते हैं। जो चिमनी वाला क्वेश्चन है वो भी कहीं उसी तरीके से उन्होंने टेपा है। ठीक है, नहीं भाई आईआईटी के क्वेश्चन जो है बनाने के लिए इस बच्चों को नहीं जूरी में लिया जाता है, ऐसा गलत है। जूरी अलग होती है और वो जूरी किसी एक आईआईटी की नहीं होती, वो सभी आईआईटी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। अरे चलिए अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं, आप लोग फालतू बातें पे ज्यादा ध्यान देते हो। इसका आंसर किसी बच्चे ने नहीं बताया। ऋषि बाबू ने पूरा जो है सिस्टम हाईजैक कर लिया है। चिमनी प्रॉब्लम 2010 आईपीएचओ ढूंढ लिया इन्होंने। पूरा समय तुम्हारा यूट्यूब पे जाता है, मतलब पढ़ाई करो ऋषि, पढ़ाई। इधर उधर 3-5 में कुछ नहीं रखा है, सब्जेक्ट सीखने में रखा है। ऋषि इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ भाई ऋषि तुम। ऋषि इसका आंसर देना तब दूसरा कमेंट करना। आ गए बताने के लिए। अब ये हमें पता होता तो मैं यहां थोड़े ना रहता। बता रहे हो कि पेपर लीक करने का क्या दाम है। अब ये पेपर लीक करने वाले से पूछो यार, आंसर बताइए इसका। किसी बच्चे को कुछ चमका, बहुत बढ़िया भाई अभिषेक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ बच्चे हैं जिससे कि हौसला बढ़ जाता है। अभिषेक बहुत बढ़िया, आपने पकड़ लिया। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। एक पार्ट इसका व्हीट स्टोन ब्रिज होगा जो लटक रहा है, देखिए कैसे। मैंने यहां हिंट दे दिया था तुम्हें, उसके बाद भी बच्चों ने नहीं किया। जो लोग सोच रहे हैं वो देखिए कर लिए। ये एक पार्ट इसका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, कैसे देखिए। देखो इधर ये 400 और ये 400, समझ रहे हो। मैं सर्किट यही बना रहा हूं, समझ जाओगे ना। यहां देखो, चलो पूरा ही बना देता हूं। ये था अपना 400 और ये जो आर था वोल्ट, ये अपने पास हो जाएगा। यहां भी आप 400 लगा दो वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को, ठीक। और फिर आपको चमकने लगेगा। इसका एक पार्ट एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनने को तैयार है। ये बैटरी है। कौन सा पार्ट देखो,
इसको अगर आप पूरे को 400 400 पैरेलल में लेते हो तो इसको फिर हटाकर क्या लिख सकते हो, 200, है ना, ये मैं कह रहा हूं। हैंग हो गया ये हैंग हो गया अभी। ये 400 400 को करो तो 200, तो ये देखो इधर 200 इधर 200 और इधर 100 और ये 100, तो ये बीच वाला 100 गायब होने वाला है। शायद सबको चमक गया होगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 200। तो इसको एक बार और मैं बना दूं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता मैं फिगर बनाने में। मेरे फिगर बनाने से किसी को अच्छे से क्लियर हो जाए तो मैं मेहनत से नहीं चूकता। 100 और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 400 400, ये 200, तो ये 100। ठीक है, यहां पे ये 200 और यहां पे भी एक 200, इन दोनों का ये पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल ये 200 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, दिख गया सभी को। अब यहां से ये जो गया है और ये पार्ट, ये 100 ओम। तो अब आपको क्या चमका कि ये 100 और 100 और ये 100 और 100, तो ये टर्म गायब होने वाला है, ये आपका यहां से गायब हो जाएगा। सबको दिख गया होगा। ठीक है, तो यहां से 100 अपना जो है ये अपना यहां से गायब हो जाएगा। और गायब होने के बाद 100 और 200 ये सीरीज और इधर 100 और 200 सीरीज, बस। तो ये दोनों सीरीज। आपसे पूछा क्या था, वोल्ट मीटर में कितना, क्या पूछा है? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ 400 ओम। अच्छा, 400 ओम मतलब ए बी पूछा है ना आपसे, ए बी के क्रॉस का रेजिस्टेंस पूछा है। तो ए बी का मतलब ये है अपना ए बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। यहां वो पॉइंट आपको यहां नजर आएगा, ए और ये बी, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है आपसे। तो ऊपर वाले सर्किट में करंट निकाल लो, जो 200 ओम का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही अपना ए बी के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, है ना। जो 200 ओम का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही अपना ए बी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको गायब करने के बाद इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट निकाल लो। 100 और 200, ये 300, इधर भी 300, तो बचेगा अपने पास 300 300 पैरेलल में 150। ठीक है, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 150। देख लीजिए, ये 300 और ये अपना 300, तो 150 आएगा। करंट कितना आ जाएगा, करंट टोटल, सर्किट बना देता हूं नहीं तो नहीं समझ पाओगे, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं नेक्स्ट पे बना दे रहा हूं सर्किट। तो जब उसको आप गायब करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ये 100, ये 200। ये इतना कुछ आपको टाइम लगता है आपको समझाने के लिए, मुझे सॉल्व करना नहीं, ये पर्पस है, आपको समझाना है। जब भी आप ये समझ जाएंगे तो आप ये शॉर्ट में सब कुछ खुद भी कर सकते हैं। तो इतना डायग्राम बनाया जा रहा है, आप एग्जाम हॉल में थोड़े ना इतना डायग्राम बनाओगे। 100 200 100 200 और ये अपना था 10 वोल्ट, आपको समझाने के लिए बस बनाया जा रहा है। और ये 10 वोल्ट था, तो आप तो कर लोगे ना भाई। ये टोटल करंट आई आएगा, इधर I/2 हो जाएगा, I/2, क्योंकि आर इक्विवेलेंट दिख रहा है आपको सेम ही है। और ये ए बी था, यहीं पे वोल्ट आपका पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो निकल जाएगा। आई टोटल कितना आ जाएगा, आई अपने पास कितना है टोटल आपने निकाला 10 अपॉन में 150। देख लीजिए, 10 अपॉन में 150, आर इक्विवेलेंट निकाला था ना आपने अभी, आर इक्विवेलेंट 150 आएगा। तो 10 अपॉन में 150 दैट इज 1/15 एम्पेयर। अब यहां से ये करंट जाएगा ये 200, तो वी ए बी कितना हो जाएगा 1/15 इंटू 200, तो ये हो जाएगा अपने पास 40/3 वोल्ट। चेक करिए जरा आंसर सभी बच्चे, 40/3 वोल्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही आएगा
40/3 वोल्ट यही आएगा, ठीक है। 40/3 वोल्ट यही आ रहा होगा सभी का। तो 40/3 सब्जेक्टिव होता था ना पेपर, तब पेपर सब्जेक्टिव होता था, इसीलिए देखो उसने लिख दिया है कि आइदर केवी, उसने लिखा है ना, देखो इसने एक बात लिखी है, गौर किया तुम लोगों ने, आइदर बाय अप्लाइंग क्रिचॉफ्स और अदरवाइज। तो वो मान के चल रहा है कि आप क्रिचॉफ भी लगा लो या नोडल लगा लो, कुछ भी लगा लो, कैसे भी कर दो, ठीक है। I/30 होगा, अच्छा I/2 नहीं किया क्या, I/2 नहीं किया मैंने, बिल्कुल होगा मेरे, हाँ ठीक है, I/2 होगा तो I/30 होगा, सही कह रहे हैं। ये इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो I/2 होगा, सही कह रहे हैं। तो I/2 मतलब 1/30 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 20/3 वोल्ट भाई, ये आंसर आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वोल्ट मीटर, 20/3। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ कब होगा मेरे भाई, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ जब मैं ओम्स लॉ पढ़ा रहा था तभी बता दिया था कि उस स्टेटमेंट में पढ़ा करो जाके कि अंडर द कंडीशन व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपका कांस्टेंट रहेगा तब जाके जो है हम V = IR प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, यही मैंने बताया था, वहां लिखवा भी दिया है और उसका रीजन भी बताया था कि E = सिग्मा, J = सिग्मा E, यहां से भी बताया था आपको कि J जो है कंडक्टिविटी होती है जो कि 1 रेजिस्टिविटी आती है। और जब मैं बता रहा था आपको, पूरा डेराइव कराया है, तो मैंने लिखा था कि जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ होती है रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और कंडक्शन ज्यादा होगा, सब कुछ बताया हुआ है। तो लिमिटेशन अभी आप पूछ रहे हो, एक बार लेक्चर देखना, पहला लेक्चर, सब कुछ है उसमें, क्लियर है। चलिए, तो ये कहानी थी हमारी कि आप जो है सर्किट के क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं और आपने उसको किया, नोडल एनालिसिस से किया। नेक्स्ट, याद है हम लोग ने आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा था, 5 मिनट बचे हैं, हो जाएगा एक क्वेश्चन। आर इक्विवेलेंट ऑफ इनफाइनाइट लैडर, देखिए कितने बच्चे करते हैं, एग्जैक्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट है, या छोड़ो कल करते हैं, 5 मिनट बचे हैं, इसके वेरिएशंस कल करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे सर्किट में एक पार्ट बचता है, आर इक्विवेलेंट ऑफ इनफाइनाइट लैडर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे, और दूसरा एक करेंगे क्यूब सिमेट्री। क्यूब सिमेट्री में जैसे मैंने नोडल से आप लोगों को कैपेसिटर में कराया था, वैसे ही आप जरा खुद से ट्राई करके आइएगा। आपका होमवर्क है कि आप क्यूब सिमेट्री तीनों के लिए फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, लो एक भाई साहब ने लिख भी दिया आंसर, R/R 1 + √5/2। मैंने वैल्यू भी नहीं दिया, उन्होंने आंसर भी लिख दिया। क्या बात है फैंटम ऋषि, मैंने तुम्हें ना सर्किट दिया ना तुम्हें वैल्यू दिया, तुमने आंसर भी लिख दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो आज 5 मिनट पहले ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लैडर शुरू करेंगे तो बीच में फिर वो चलेगा अभी, ठीक है। भाई एक सलाह दे रहा है, स्मार्ट वॉच ले लो सर। अरे भैया गरीब मास्टर हूं, आपको पढ़ा लूं, आपको समझा दूं, आप थोड़ा बहुत उसी बहाने सेलेक्ट हो जाओ, बस मास्टर की जो हसरतें हैं वो यहीं तक सीमित रह जाती हैं, ठीक है। मास्टर की हसरत जो भी हसरतें हैं वो वहीं तक सीमित हो जाती है भाई, मास्टर के पास और कोई टाइम नहीं है। आपका जमाना है, आप टेक्निकल आदमी हो, अब हम तो टेक्निकल अब रहे नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है। तो कल हम लोग, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्यूब सिमेट्री करके आएंगे आप अपने से, मैं यहां ऐसे सॉल्व करूंगा, बट आप क्यूब सिमेट्री आप एक बार अपने से करिएगा, तीनों केसेस,
रेजिस्टेंस आर लगाकर, वहां कैपेसिटर आर था, क्यूब में रेजिस्टेंस आर लगाकर करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा जीनल, टेंशन ना लो आप, ठीक है, बस आप सेलेक्ट होके आ जाओ। मास्टर आपका इतना भी छोटा नहीं है दिल का, ठीक है, सेलेक्ट होके आओ, जो आईफोन मेरी तरफ से रहेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर, है ना, कल। आज चलिए 3 मिनट 4 मिनट पहले मौज करिए।